तो आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कक्षा 10 की जो विज्ञान है, साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को मैं आसान परिभाषा की मदद से, आसान उदाहरण की मदद से, आसान एनिमेशन वीडियो की मदद से समझाऊंगा और आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। इसका दावा मैं ठोक के करता हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर का नाम क्या है, देखो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर मैं यहाँ इस वर्ड को डिकोड करूं, अभिक्रिया, बच्चों अभिक्रिया ना दो प्रकार की होती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। नंबर 1, नंबर 2, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक होती है भौतिक, ठीक है बच्चों, एक क्या होती है भौतिक, और दूसरी आपकी होती है रासायनिक। और रासायनिक के बारे में हमें डिटेल में अभी पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे भाई कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर एक अवस्था में, अगर वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ अभिक्रिया जरूर हो रही है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, आपके पास एक गिलास पानी है, आपने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया और उसको घोल दिया, तो नमक में जो हमने पानी मिलाया उसको घोल दिया, तुमने घोला जो है नमक मिला, वो एक अभिक्रिया है। उसके बाद जो पानी हमारे पास आएगा गिलास में, वो पानी क्या होगा, नमकीन होगा। पहले पानी का तो से स्वाद कुछ अलग था, अब जो पानी पियोगे उसका स्वाद कुछ अलग होगा। तो ये जो अभिक्रिया हो इसे कहा जाता है, ये प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, देखो बच्चों, अगर मैं आपको भौतिक अभिक्रिया की बात कहूँ तो जैसे आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। मैं ऐसे उदाहरण दूंगा जो आपके आसपास ही हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ बहुत भारी भयंकर उदाहरण नहीं दूंगा। भौतिक अभिक्रिया जैसे बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ के टुकड़ों को क्या किया आपने, धूप में थोड़ा रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो देखो कि वो पानी बन जाएगा। बन गया, एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में आ गई। ठीक, अभिक्रिया क्या हुई, हमने ऊष्मा दिया उसको, उसके बाद फिर क्या किया, पानी को लेकर फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया, फिर वो बर्फ बन गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, दूसरी अवस्था से वो पहले अवस्था में फिर वापस आ गया। तो अगर कोई अभिक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में वापस आ सकती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, आपके घर में आ गया दूध वाला, दूध वाला ने आपको दूध दिया, आपने रख दिया अंदर, कल दूध को चलाना भूल गए, सुबह देखा कि वो दही बन गई, बन गई दही। अब क्या दही से तुम दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। कि जब ऐसी अभिक्रिया, देखो, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद दूसरी अवस्था से वो प्रथम अवस्था में नहीं आ सकता, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में आप कंजूसी बहुत करते हो। ठीक है, आप लोग बहुत प्यारे हो, मेरे दिल के करीब हो, लाइक कर दिया करो। ठीक, और ये नोट्स वगैरह बनाते रहना, और आपको ये नोट्स मैं दे भी दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज़ की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है। तो देखो, जब जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल उदाहरण है, सिंपल परिभाषा है। ठीक है, देखो, जब एक पदार्थ लोगे या एक से ज्यादा पदार्थ लोगे, जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि भैया गिलास पानी है और थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया, तो ये जो पानी है और ये जो नमक है, ये हमारे क्या हुए, अभिकारक हुए। जब एक या एक से ज्यादा अभिकारक को मिलाने पर एक नया पदार्थ जो बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको उदाहरण दूं, सिंपल से उदाहरण दूं। देखिए, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, पानी बनाती है, H2O का निर्माण करती है। क्या बनाती है, H2O का निर्माण करती है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे अभिकारक हुए। और ये जो पानी बना है, वाटर बना है, ये हमारा क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ये हमारा क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ठीक, अभी डिटेल में और भी चीज़ें हमको बतानी है, सिखानी है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, आपको पता चल गया होगा।
देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले कुछ परिवर्तन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो रही होगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। कुछ मुख्य परिवर्तन जो मैंने आपके सामने बताऊँगा, वीडियोग्राफी की मदद से मैं आपको सारा चीज़ समझाऊँगा। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो रंग में परिवर्तन होता है। उसके रंग में ना हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। अभी देखो इसे ये पीला है, थोड़ी देर में देखोगे मिलाते रहेंगे ये लाल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पिंक कलर का हो गया। तो देखो जो मैंने आपको पानी बोला था, ठीक है, पानी में आपने थोड़ा नमक घोलोगे, खुद करके देखना घर में। जब पानी जैसा पहला कलर का था उसमें नमक घोलोगे तो उसका कलर में थोड़ा-सा चेंजेस ज़रूर आएगा, थोड़ा-सा बदलाव ज़रूर होगा। तो जब भी कहीं पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है, तो वहाँ पे रंग में परिवर्तन ज़रूर होगा। उसके रंग में ज़रूर परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है? पहला काम क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। उसके बाद कौन-सा परिवर्तन होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ये देखिए। देखा आपने? इस बंदे ने क्या किया? इसने पानी लिक्विड डाला इसमें और जैसे ही डाला रिएक्शन हुई और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गई। पहले लिक्विड फॉर्म में था, पानी की तरह था, लेकिन अभी ये क्या फव्वारे की तरह क्या बन गया? बुलबुला बन गया। तो इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में भी परिवर्तन होगा। ठीक है? उसकी अवस्था में भी क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। ठीक? देख लिया आपने। अगला चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है? इसके तापमान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है कि कुछ ना कभी क्या हो सकता है जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ सकता है, कभी-कभी तापमान घट सकता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बोला था कि पानी से आप बर्फ़ बना दोगे तो वो तापमान घट जाएगा उसका, ठंडा महसूस होगा। लेकिन उसी को जब गर्म करोगे पानी बनेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो हमेशा तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, देखो अगर हम बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है? तो इससे घोल का जो तापमान होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। हमारे पास एक बीकर है, ये बीकर आप देख रहे हैं, बीकर में हमने क्या बीकर में है नॉर्मल बीकर है, उसमें हम पानी देख रहे हैं और जैसे उस बीकर के पानी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इस बीकर में डाल दिया और जैसे हम डालेंगे ना, सडनली इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट से मापोगे ना इस, तो आप देखोगे कि पारे से जब मापोगे तो उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो उसके इससे ये पता लगता है कि भैया तापमान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है। वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस तरीके की अभिक्रिया हो वहाँ पर हो रही है। ठीक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगला जो परिवर्तन होता है वो होता है गैस का उत्सर्जन होता है। गैस ज़रूर निकलेगा। ठीक है? गैस निकलता ही निकलता है और अलग-अलग प्रकार की अभिक्रिया में अलग-अलग प्रकार की गैस निकलती है। किसी में हाइड्रोजन निकलेगा, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, किसी में सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो वो अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है और उस आधार पर वहाँ पर उस प्रकार का गैस निकलता है। तो गैस ज़रूर निकलता है। गैस का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना। ठीक है? यहाँ पर एक अभिक्रिया देख रहे हैं आप? ये देखिए, फ्लास्क के अंदर से गैस निकल रहा है। तो मैं जो भी कुछ आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, वीडियोग्राफी की मदद से समझाऊँगा हर चैप्टर में। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में। आपको विज्ञान को फ़ील करवाना है। आपको चीज़ें आसान बनानी है। देखो बच्चों, आपको समझ में तो आएगा ही, आपका सिंपल नोट्स भी बनेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है? और आपको स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिलेगा। नीचे ग्रुप्स बनी हुई होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना फ्री में जाके। आगे बढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन हैं। हमारे जो दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक परिवर्तन डेली लाइफ में हो रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं लेकिन हमें जानते नहीं है कि जाने अनजाने में ये चीज़ हमारे साथ डेली होती है। सबसे पहला देखो भोजन का पाचन। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से हम कुछ खाना खाते हैं, ये अंदर जाता है और ये पचता है। देखो कैसे पचता है? आपने क्या खाया? रोटी खाया, आपने चावल खाया, आपने चिकन खाया, मटन खाया, आपने कुछ भी खाया, पनीर खा लिया, कुछ भी जो आप खाते हो वो यहाँ से होता हुआ हमारे आमाशय में जाता है। ठीक है? यहाँ पर उसका पाचन क्रिया होती है और सुबह जब निकालते हो मलाशय से कुछ और ही निकलता है ना? कुछ और ही निकलता, खाते कुछ हैं हम लेकिन निकलता कुछ और है। तो ये पूरी जो अभिक्रिया भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है।
ये भी क्या है बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के पाचन के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद श्वसन हो गया। देखिए श्वसन, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, सांस जब आप छोड़ रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। सांस जब लेते हो तो ठंडा महसूस होता है, लेकिन सांस आप जब छोड़ते हो तो थोड़ा गर्माहट महसूस होता है। ठंडापन ऑक्सीजन के कारण है, गर्माहट आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, ठीक है। ये देखिए उदाहरण, ठीक है, ऑक्सीजन लिया हमने, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए लोहे पर जंग लगना। लोहा पहले ऐसा था, कुछ अगर इस किसी भी लोहे की वस्तु को अगर आप कुछ टाइम के लिए खुले में छोड़ दोगे, ठीक है, पानी के संपर्क में रख दोगे, तो उस पर एक भूरी भूरी परत जड़ जाएगी। ये जिसे हम जंग लगना कहते हैं और इसे हम संचारण कहते हैं। अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद हम संचारण के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखो दही का बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी मैंने बोला था कि दूध से आप दही बना लो, है ना लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या परिवर्तन है, दही का बनना है। आगे बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने आपको बताया अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। देखो अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, ये हमने हाइड्रोजन लिया था और ये हमने ऑक्सीजन लिया था, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या होंगे बच्चों, ये हमारे अभिकारक होंगे। और अभिक्रिया के दौरान हमारा क्या बना, पानी बना। तो ये जो पानी है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आराम से वही चीज यहाँ लिखा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। एंड उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। देखो मैं जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही आएंगे, और ये मोस्ट इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था कि भैया मैंने ले लिया हाइड्रोजन, मैंने ले लिया ऑक्सीजन, उसको मैंने अभिक्रिया कराया और मिला मुझे पानी। तो हाइड्रोजन को हम H से दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन को हम O से दिखा रहे हैं, और पानी को हम H2O से बोल रहे हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा, सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना आसान है, हर साल एग्जाम में आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। परिभाषा लिख दी सिंपल 2 लाइन में, अब उदाहरण देना है। जैसे हमारा क्या है, ये है मैग्नीशियम लिखोगे आप, फिर लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और बन रहा है हाइड्रोजन। अब इनको हम प्रतीक के द्वारा लिखेंगे। मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दिखाते हैं HCl से, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड को दिखाते हैं MgCl2 से, और हाइड्रोजन को दिखाते हैं H2 से। तो ये जो हमने लिखा है इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे बात होगी समझ में, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा होगा ना रासायनिक समीकरण, ये संतुलित है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक। और क्वेश्चन भी हम करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं ढांचा। ढांचा रासायनिक समीकरण जिसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेंगे। देखिए, ढांचा का मतलब हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या हुआ बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यदि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा रासायनिक समीकरण है, देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ लेट के, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ, बाईं तरफ हमारा अभिकारक है और दाईं तरफ हमारा उत्पाद है। तो देखो बाईं तरफ हमारा क्या हुआ, ये Mg है और इधर भी Mg है। तो जो Mg की बात, Mg अगर उधर जितना होगा ना, इधर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। इधर ऑक्सीजन जितना है उधर भी ऑक्सीजन उतना ही होना चाहिए। अगर इधर जितना है उधर भी उतना ही हो तो मतलब अभिकारक में जितने होंगे उत्पाद में ही उतने ही होने चाहिए, बराबर होना चाहिए लेफ्ट में और राइट में, तब उसे हम संतुलित रासायनिक बोलेंगे। अगर इधर जितने हैं उधर उतने नहीं है, ठीक है, कम ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और हमेशा जो उदाहरण में जो अभिक्रिया लिखोगे आप, वो हमेशा संतुलित ही होना चाहिए। आप असंतुलित लिख के आओगे तो नंबर कटेंगे, कटेंगे कि काट के 0 कर दिया जाएगा। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखिए, मैं अगर यहाँ बात करूँ, मैग्नीशियम बाईं तरफ अभिकारक में कितना है, 1 है, और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है, 2 है, और यहाँ दाईं तरफ कितना है, 1 है। तो जितना बाईं तरफ है उतना दाईं तरफ नहीं है। इस वजह से ये क्या है बच्चों, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो ये परिभाषा एग्जाम में आ जाती है। परिभाषा क्या होती है, देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष मतलब अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपके समक्ष मैंने एक उदाहरण ले लिया है, ठीक है, आपके समक्ष मैंने क्या ले लिया, एक उदाहरण। जैसे यहाँ लिया मैंने Mg प्लस 2HCl और यहाँ बन रहा है MgCl2 और यहाँ बन रहा है H2, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर बाएं पक्ष में 1 है, और इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर भी 1 है, ठीक। इसके बाद देखो, अगर 2 सामने लिखा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन भी कितना है, 2 है। तो देखो हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 2 है, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पर भी 2 है, ठीक। फिर देखिए क्लोरीन इस तरफ कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो जितने इधर हैं उतने ही उधर हैं, यानी कि तत्वों की संख्या क्या है, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बराबर है। यानी कि ये क्या है बच्चों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आ गया, सिंपल। अब बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, रासायनिक समीकरण हमको असंतुलित वाला दे दिया जाता है और संतुलित करने के लिए एग्जाम में कहा जाता है। अब वो भी हम सीखेंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आ जाता है, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है। एग्जाम में आ जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये बताइए। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। किसी भी रासायनिक समीकरण में हम द्रव्यमान को हम बना नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी जाके द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित होता है, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है जी। ये आप कॉपी में लिख दोगे। अगला है
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिया आपके सामने, देखिए आपके सामने मैं उदाहरण लेता हूँ। ये है Fe, ये है H2O, क्या बन रहा है Fe3O4 और यहाँ है हाइड्रोजन। सबसे पहले चेक करो क्या ये संतुलित है। ठीक है, क्या ये संतुलित है? देखो इधर Fe कितना है, इधर हमारा Fe फिलहाल कितना है, 1 है, और इधर Fe कितना है, यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको, इधर 3 है। ठीक है भैया, उसके बाद देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, इधर हाइड्रोजन हमारा फिलहाल 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है हमारा, इधर भी 2 है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है बच्चों, इधर 1 है। देखो ये 3 है, ये 1 है, Fe संतुलित है। एक भी अगर मना कर देगा ना तो वो संतुलित नहीं होगा। ठीक, और उसके साथ साथ हमारा ये जो ऑक्सीजन है वो भी संतुलित नहीं है, और Fe भी संतुलित नहीं है। तो अब इसको संतुलित कैसे किया जाता है, गुणा करके। कैसे, गुणा करके। अब देखो मैं आपको संतुलित करके दिखाता हूँ। ये मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दिया। अब देखो कैसे संतुलित करते हैं, बहुत ही आसान है। Fe इस तरफ कितना है, 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या किया जाता है, 3 से गुणा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा, तो इधर 3 Fe हो गया, इधर भी 3 Fe हो गया। उसके बाद देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर कितना है ऑक्सीजन, 1। 1 को 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया। ठीक भैया, ऑक्सीजन तो मेरा 4 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 गुणा 2 यानी कि 8 हो गया। और उस तरफ हाइड्रोजन कितना बैठा है, 2। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, सॉरी 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 ये कितना हो गया, 8। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा बन गया। इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 से, और इसमें 4 से। हो गया। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना खुद से आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ बस वही करके बैठ गए, भाई मुझे तो सब आ गया। नहीं, क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बनानी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं। इन सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सब मिलेगा। ठीक है, 1 शॉट वीडियो भी पढ़ाई लंबी नहीं है, कोई 40 मिनट की है, कोई 50 मिनट की है, चैप्टर वाइज ज़रूर देखिए। और मेरा दावा है कि प्रश्न वहीं से ही आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उसको भी देख लिया करो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन भी आ जाता है, सिंपल दिया है मैंने। देखो यहाँ mg कितना है मेरा, 1 है, और यहाँ पे भी मेरा mg 1 है, mg संतुलित है। ऑक्सीजन मेरा इधर 2 है और इधर मेरा 1 है, तो भैया ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। ऑक्सीजन 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। तो जैसे ही 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, और मेरा mg भी कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ mg कितना है, 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। इधर 2 mg, इधर भी 2 mg, इधर 2 ऑक्सीजन, उधर भी हमारा 2 ऑक्सीजन। तो जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। ठीक, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, इस साल का बोर्ड पेपर कोई सा भी उठा के देख लो, आया जरूर है। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, सभी वो हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, हरियाणा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। एक होती है संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होगा, अलग होना। एक होता है विस्थापन, विस्थापन आप समझ लो हटाना, एक की जगह पे दूसरा आ जाता है। और द्विविस्थापन का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, इससे आपको परिभाषा याद रखने में आसानी होगी। संयोजन का मतलब जोड़ना है, वियोजन का मतलब अलग होना है, विस्थापन का मतलब हटाना है, और द्विविस्थापन का मतलब अदला बदली। इस
ट्रिक के साथ मैंने परिभाषाओं को याद किया था, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी परिभाषाओं को याद रखने में, चीज़ों को समझने में। पहले आ जाते हैं, पहला वाला जो टॉपिक हमारा है वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या होती है? संयोजन का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। देखो, संयोजन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। उधर ना एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा, ए भी है, यहाँ पर क्या पता सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इधर दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन इधर जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। इधर क्या बनेगा? एक ही बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण जरूर देना है। अगर एग्जाम में आता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं करोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया बस काम खत्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे और ये उदाहरण भी जरूर देना है। अगर संयोजन अभिक्रिया आ गई 2 नंबर में और आप यहाँ से लेकर यहीं तक लिखते हो तो मिलेगा आपको 1 नंबर। उदाहरण जब तक नहीं दोगे, उदाहरण बोले या ना बोले आपको देना ही है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा विज्ञान में। तो उदाहरण हमने दे दिया, जैसे ये हमारा सोडियम है और ये हमारा क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम 1, क्लोरीन 2, दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहा है। ठीक है, और जो भी मैंने उदाहरण दिया, ये उदाहरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है। जो भी उदाहरण दे रहा है वो संतुलित भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक हो गया, आराम से आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अंग्रेजी भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी जरूरी है। कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ ना अभिकारक एक ही होगा, अभिकारक एक ही होगा, उत्पाद आपके 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना अलग होना, टूटना बोला था। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? टूट जाता है, एक अवयवी तत्व अपने में टूट जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व, ये जो अवयवी तत्व है छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्मा देने पर संपन्न होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। नाम से याद हो जा रहा है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। विद्युत वियोजन, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत देने पर संपन्न होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नाम से याद हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है? ये होता है जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर सिर्फ वियोजन अभिक्रिया आएगा तो वियोजन अभिक्रिया लिखने के बाद कोई सा भी एक उदाहरण दे देना। ठीक है, वियोजन ऊष्मा का दो या फिर विद्युत का दे दो, काम चल जाएगा। ऊष्मा का बोला तो ऊष्मा का ही देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक अभिकारक है, वो क्या है? हमारा पोटेशियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है KClO3। ठीक, हमने यहाँ पर ऊष्मा दिया है, ऊष्मा को हम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज के आकार का ऊष्मा दिया। अब गठन अभिक्रिया होगी, यहाँ बन गया पोटेशियम क्लोराइड और हमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन। यहाँ हमारा एक अभिकारक था और यहाँ हमारा उत्पाद 2 बना है। तो वियोजन अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक एक होता है, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट, अन्य उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे क्या है कि जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। देखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास
लेड नाइट्रेट है। हम परख नली में क्या ले रहे हैं? लेड नाइट्रेट ले रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ताप रख रहे हैं ना, ये गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। 3 चीज़ें बनेगी। हमारे पास एक ही अभिकारक था, लेड नाइट्रेट था। जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो 2 प्रकार की तो गैस बन जाएगी। एक तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हवा में उड़ेगा। एक बनेगा ऑक्सीजन, वो भी हवा में उड़ जाएगा, और हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड नीचे। ठीक है, आई बात समझ में? ये मैंने आपके सामने उदाहरण भी दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विद्युत वियोजन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो विद्युत वियोजन क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, देखो विद्युत वियोजन तभी होगा जब हमारा ये गलित अवस्था में होगा या फिर द्रव अवस्था में होगा। अगर कोई अभिकारक अगर द्रव अवस्था में नहीं है, गलित अवस्था में नहीं है, तो उसका विद्युत वियोजन होना संभव नहीं है। अगर विद्युत वियोजन अभिक्रिया करानी है तो वहां पर उसके अभिकारक को गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन के रूप में होना ही पड़ेगा, तभी संपन्न होगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे? जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख दोगे आप। उदाहरण के तौर पर ये मैंने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड लिया और उसको हमने विद्युत दिया, तो वियोजन होगा। क्या बनेगा? सोडियम बनेगा, और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगा। गैस का सिंबल ये वाला होता है, तीर का निशान ऊपर की तरफ, गैस का सिंबल। ठीक है, ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया सिंपल। प्लीज नोट्स भी आप देखो, मैं आपको नोट्स दूंगा पीडीएफ में, वो तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे अपने हाथ से ना, तो वो बेस्ट होता है बच्चों। अपने लिखे हुए नोट्स आपको जल्दी समझ में आएंगे। आपको खुद के हैंड राइटिंग आपके दिमाग में ज़्यादा कनेक्शन बिठाता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है। आपका जब आप रिवीजन करोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए। आपको मैं पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, ये भी दूंगा और भी चीज़ें दूंगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगला आता है, नेक्स्ट वाला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है? एक की जगह पर दूसरा आके बैठ जाता है। जो ताकतवर होगा ना, वो कमजोर को उठाएगा, उसके जगह से उसको फेंकेगा और वो वहां पर आके बैठ जाएगा। यही होता है रियल लाइफ में भी, यही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तत्वों में भी यही होता है भाई। ये दुनिया, ये प्रकृति का नियम है। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके घर से उठाकर उसको बाहर फेंक देगा और फिर खुद उसके जगह पे आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर देखिए, ये हमारा Fe है, आयरन है, और ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का विलेन है। ठीक है, हमारे पास क्या? कॉपर सल्फेट का विलेन। इस पर तो क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। बताओ, कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहा डालने से उसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण पे समझ लो। देखो, ये हमारा कॉपर सल्फेट का एक विलेन है। ठीक है, हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहा डाल दिया, लोहे की कील डाल दी। तो लोहा का जब जैसे कील डालेंगे ना, तो जो लोहा है भाई, वो सक्रियता श्रेणी में ना कॉपर से ऊपर है क्रियाशीलता में। तो वो क्या करेगा? Fe आएगा, इस बेचारे कॉपर को उठा के उसके जगह से फेंक देगा और खुद उसके जगह पे आ जाएगा। FeSO4 हो जाएगा और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। तो पहले कॉपर सल्फेट था, Fe उसके जगह पे आ गया, फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। तो इस कारण उस विलेन का रंग बदल जाता है। ठीक है, इस कारण उसके विलेन का रंग बदल जाता है। यह इसका उदाहरण है। देखो, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक लोहे की कील है, और ये दिख रहा है आपको भूरा भूरा, कॉपर सल्फेट के विलेन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। जैसे इस लोहे की कील को, जो कि अभी चमकदार है, इसे हमने कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला था, और डालने के बाद जैसे ही बाहर निकाला, ये जो कील है देखो भूरी भूरी हो गई।
ठीक है, क्या होता है, ये देखो, ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलेन है, ठीक है, परखनली है। इसमें जैसे ही तुम डालोगे ना ये कील, तो वो कील क्या क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और FeSO4 बना देगा और इसका रंग हो जाएगा परिवर्तित, ठीक है, थोड़ा सा हरा हरा टाइप का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या देख रहे हो रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, अदला बदली, है ना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको दूसरे नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, उभय प्रतिस्थापन, क्योंकि बताना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो द्विविस्थापन और एग्जाम में आ गया उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो, आप बोलोगे यार भाई ये क्या होता है, ये तो सर ने आपने पढ़ाया नहीं हमें। तो मैं क्या करता हूँ, जिसके एक से ज़्यादा नाम है वो लिख भी देता हूँ, ताकि बच्चों को दिमाग में हमेशा याद रहे। द्विविस्थापन को हम उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैं इसे शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, अदला बदली, ठीक। अदला बदली क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है, ठीक। उदाहरण देखिए, हमारे पास क्या है, ये BaCl2 है, जिसे हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और ये हमारा है Na2SO4, ये क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये क्या करेगा, ये जो Ba है और ये जो SO4 है, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो ये क्या बना देंगे, BaSO4 बना देंगे। और ये जो क्लोरीन है और ये जो Na है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। तो अदला बदली हुई, ठीक है। तो और ये जो उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा, और ये उदाहरण अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए भी आपको हेल्प करेगा। अगर एग्जाम में आ जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो ये उदाहरण लिखोगे। हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ये जो BaSO4 है, ये एक अवक्षेप है जिसका कलर सफ़ेद होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, डोंट वरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, वही जो मैं आपको बताने वाला था, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अवक्षेपण क्या होता है, आप सोच लो कि गंदगी है, एक गंदगी जो बाहर नहीं निकल रही है, जो अभिक्रिया के दौरान परख नली में या कुछ भी किसी भी चीज़ में आप अभिक्रिया कर रहे हो, उसके तलवे में आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। देखो क्या होता है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। जब दो विलयन को मिलाएंगे तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग का पदार्थ बनेगा, और जो जल में घुलता नहीं है, और वो जो घुलता नहीं है वो नीचे आके बैठ जाएगा प्रज्ञली के, और उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए वही उदाहरण है, ये हमारा BaCl2 है और ये हमारा Na2SO4 है। क्या बनाएगा, BaSO4 और NaCl। ये जो BaSO4, ये जो बेरियम सल्फेट है, ये हमारा अवक्षेप है, ये हमारा क्या है, अवक्षेप है, जिसका जो कलर है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया और उसका उदाहरण हो गया, ठीक है। एग्जाम में आता है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के आधार पर। किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा लेती है, इसमें ऊष्मा लेती है, इकोड अगर करना चाहे, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देती है, ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि पॉजिटिव में होगा हमेशा ऊष्मा, और इसमें ऊष्मा नेगेटिव में होगा। किसी रिएक्शन में ना, कोई रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है
और यहाँ अगर प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है तो समझ जाओ ऊष्मा छेपी है, और अगर कहीं ऊष्मा में माइनस लिखा, माइनस ऊष्मा, तो समझ जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है वो। अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसा कि एक उदाहरण दिया हुआ है और बताइए कि ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है, प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा तो आप बोलोगे कि भैया ऊष्मा छेपी है, माइनस ऊष्मा लिखा रहेगा तो आप बोलोगे ऊष्मा शोषी है। चलिए पहले पे आ जाते हैं। पहला है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में वो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक मस्त उदाहरण है ऊष्मा शोषी का, क्योंकि प्रकाश बोल रहा हूँ, पौधे अपना भोजन प्रकाश की मदद से बनाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। आप देखना कोई एक पौधा लो जहाँ पे ऊष्मा नहीं, अंधेरे रूम में रख दो और कुछ दिन बाद आके देखोगे वो मर जाएगा, क्योंकि उसको खाना मिला नहीं है। क्योंकि पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। प्रकाश भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है ना, उनकी मदद से ये बनाते हैं। सिंपल एक उदाहरण दो, जैसे ये N2+O2 और ऊष्मा अगर इधर लिखा हुआ है प्लस में, इस तरफ लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वो क्या है, वो ऊष्मा शोषी है। अगर इस तरफ ऊष्मा लिखा है माइनस ऊष्मा, तो सोच लो कि वो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर प्लस ऊष्मा बाईं तरफ लिखा हुआ है तो सोच लो कि वो ऊष्मा शोषी है। अगर प्लस ऊष्मा दाईं तरफ लिखा हुआ है तो सोचना कि वो ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त का मतलब निकलती है। जो हमारी जो श्वसन अभिक्रिया है वो भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जब आप सांस लेते हो, ठंडी हवा ले रहे हो, अब सांस छोड़ो, फील करो गर्माहट, उसमें गर्मी है। तो जब हम सांस ले रहे, ठंडी हवा ले रहे, छोड़ रहे हैं, गर्माहट है, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि गर्म क्यों निकलता है वो अलग बात है। लेकिन जो हम श्वसन, हमारी जो अभिक्रिया होती है, ये एक जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है, श्वसन। उसके बाद कोयले का दहन कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दहन में हमेशा +O2 होता है। दहन मतलब जलाना। अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हो वहाँ ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है, तो हम जलाते हैं, जलाने के ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और प्लस ऊष्मा आती है। देखो प्लस ऊष्मा इस तरफ है, अगर इस तरफ है यानी कि ये क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ओके बच्चों, सिंपल, आगे समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपोपचय अभिक्रिया, ठीक है। अपोपचय अभिक्रिया क्या होती है? अपोपचय अभिक्रिया को बताने से पहले मुझे आपको बताना होगा उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखो अपोपचय क्या होता है, अपोपचय को रिडॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपोपचय अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, उन्हें हम अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो उपचयन, ऑक्सीडेशन, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, उपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन अथवा हाइड्रोजन का वियोजन यानी कि माइनस होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को, अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, दानवीर है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण याद कर लीजिए, ये उपचयन के लिए भी है, अपचयन के लिए भी है और रिडॉक्स के लिए भी है।
ये इकलौता उदाहरण याद कर लो। CuO प्लस H2, तीर कनेक्शन Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 है और H के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। देखिए उसके बाद अपचयन क्या होता है, उसी का उल्टा जस्ट एकदम। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोजन यानी कि कमी, और हाइड्रोजन का संयोजन यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, उसका बिल्कुल उलट। उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन हाइड्रोजन का संयोजन होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। यहाँ दान नहीं करता है ये भाई, ये लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण ले लिया मैंने सिंपल, यहाँ आप देखिए, यहाँ है Zn के साथ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ देखो Zn के साथ ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ZnO को क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और अगर यहाँ से देखोगे इसका क्या हो रहा है, कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक हो गया। उपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है उपचायक कहलाता है। जैसे KBr हो गया, Cu हो गया। अपचायक क्या होता है, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करता है अपचायक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं 1 नंबर में, तो वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपचायक अभिक्रिया मैंने आपको पहले बता ही दिया था, दोबारा यहाँ क्या होता है अपचायक, वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उन्हें हम अपचय अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, जो आपको अच्छा लगे याद कर लीजिए। और ये रिएक्शन मुंह से बोल के मैं याद मत करना, कॉपी में लिखना। अगर मुंह से 2 बार बोल रहे हो तो कॉपी में 10 बार लिखो, तभी याद होगा। नहीं तो 10 बार बोलोगे, 1 बार भी कॉपी में नहीं लिखोगे, शाम तक होते होते तुम भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो सबसे पहला आ जाता है संचारण। देख पा रहे हैं संचारण, ये देखो, ये लोहे की वस्तु खुली अवस्था में पड़ी थी, है ना, गैराज के सामने मैदान में ऐसे पड़ी थी, और इनमें क्या लग गया है, देख रहे हो, भूरा भूरा हो गया सब। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह कई दिनों तक बाहर पड़ी रहती है, बारिश में भीगती है, पड़ी रहती है, नमी लगती है, और उसके बाद देखते हैं उसके ऊपर पपड़ी जमने लग गई है। ठीक है, वो क्या होती है, वो जंग लग रहा है उसमें, वो संचारित हो रही होती है, धातु की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता यानी कि नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाता है। संचारित हो जाता है मतलब धातु अपनी जो कठोरता है, अपना जो गुण है वो धीरे धीरे खोने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है। इसी को हम संचारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, देख सकते हो, लोहे पर जंग लगना। चांदी पर काली परत का चढ़ जाना, चांदी आप पहनते हो काली परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत बन जाना, ये सब हमारे क्या है, संचारण के उदाहरण है। देखो लोहे की वस्तु को अगर हम पेंट कर दें ऐसे, अगर लोहे की वस्तु को हम पेंट कर दें तो हम संचारण से बचा सकते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उससे आर्द्रता वायु के संपर्क में आने से रोका जा सकते हैं। जब हम पेंट करते हैं ना तो एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, फिर जो वायु है, नमी है, वो डायरेक्ट धातु के संपर्क में नहीं आती, वो डायरेक्ट उसके ऊपर जो परत है उसके संपर्क में आती है, और इस कारण हमारी जो धातु है वो सॉलिड बनी रहती है। इसी वजह से हमारे घर के जो रेलिंग्स होते हैं, हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं या खिड़की जो भी है लोहे की बनी, उसको हम पेंट करते रहते हैं। इसलिए करते हैं संचारण होने से बचाने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो उसमें भी जंग लगने लग जाएगा और उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होने लगेगी। अगला टॉपिक है विकृत कांतिता। ठीक है, देखो आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद होगा, होगा कि नहीं, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ये सब
जो भी चीज़ फैट में बनती है, तेल में बनती है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर उन चीज़ों को तुमने बनाया, मस्त तेल में बनाया, फैट में बनाया, बनाने के बाद थोड़ा रख दिया साइड में, खाओ मत, आज रख दो, कल रख दो, उसके बाद अगले दिन आओगे, अगले दिन तुम्हें, पहले जब ये तुमने बनाया होगा बहुत ही क्रंची था, स्वाद में मस्त आ रहा होगा, है ना। एक बड़े भाई के होने के नाते आपको बोलूँगा, ये जो ऑयली फूड्स हैं, फैटी वाले जो भी फूड्स हैं, इनसे बच के रहो। ये आपको नुकसान बहुत पहुँचाते हैं। स्वाद में ये बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन अंदर से चीज़ों को बहुत डैमेज करते हैं, तो इनसे बच के रहना है। खाओ, कभी कभार खाओ, महीने में एक आध बार खा लिया स्वाद के लिए, वो भी कम मात्रा में। इन्हीं की पेट भर के खा रहे हो, ये पेट भर के खाने वाली चीज़ नहीं होती है, इनका बस स्वाद लिया जाता है थोड़ा थोड़ा। अगर इसको तुम मस्त बनाया और छोड़ दिया, 2 दिन बाद आओगे तो इसका जो कुरकुरापन है वो ख़त्म हो गया होगा, ये पिलपिले हो गए होंगे। अगर इसको तुम टेस्ट करोगे, ये बदबूदार होगा, स्वाद में बहुत ही अजीब लगेगा, खट्टे खट्टे लगेंगे, बहुत ही बेस्वाद लगेगा, बदबू भी आएगी। तो ये जो सारी चीज़ें, इसे कहते हैं विकृत गंधता। ये क्यों हुई? जब भी कोई खाद्य पदार्थ जो तेल में बनाया जाता है, जो फैट में बनाया जाता है, उसको अगर हम वायु के संपर्क में रहने देते हैं, तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो हो जाती है उपचयित। प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्लस होना मतलब उपचयित हो जाना। उपचयन होने पर इसका स्वाद, गंध, कुरकुरापन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, करकरे खाते हो, मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स है, उनका आप खाते हो, तो क्या होता है, उसमें हवा भरी हुई होती है। आप दुकानदार को 10 रुपये का चिप्स मांगते हो, पैकेट में वो हवा भरा होता है, भाई इसमें थोड़ा चिप्स है, हवा इतना भरा है। आप बोलते हो हवा के पैसे थोड़ी नहीं दिए। वो जो हवा होती है बच्चों, वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, ये जो कुरकुरे वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, उसका क्रंचीपन, उसका जो टेस्ट वो हमेशा बरकरार रहे लंबे समय तक। वो जो कुरकुरा देखोगे वो 6-6 महीने में, 1-1 महीने में पहले बना होता है, 1-1 साल पहले बना होता है, लेकिन बाद 1-1 साल बाद भी खा रहे हैं, फिर भी वही टेस्ट है, वही क्रंचीपन है। क्यों? क्योंकि वो हवा के संपर्क में नहीं आया, वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने उसको उपचयन होने से बचा दिया। तो ये होती है विकृत गंधिता। ठीक है, तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम रेंसिडिटी, विकृत गंधता कहते हैं। इसे बचाने के लिए उन पदार्थों को हमें नाइट्रोजन युक्त में भर के रखना चाहिए, तभी हम इसको बचा सकते हैं। अब कुछ प्रकार की और अभिक्रिया हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, आराम आराम से होगा, कछुए की चाल से चलेगा। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती है, धीमे गति से होती है, जिनके पूरा होने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + O2 2H, ये बहुत ही स्लो अभिक्रिया है, धीरे 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 होती है। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, है ना, तो ये रिएक्शन भी ऐसा ही है, धीरे धीरे से भाई होती रहती है। और एक होती है तीव्र अभिक्रिया, फटाफट हो जाती है, रैपिड रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ये क्या होते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जो शीघ्रता से होती है, अर्थात 10⁻⁻6 सेकेंड, आपके आंख झपकने से पहले ही, बहुत पहले हो गई होती है, या अभिक्रयकों के मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, ये जो AgNO3 है, इस पर जैसे हम NaCl मिलाएंगे, AgCl और NaNO3 बन जाता है। ये अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही जल्दी होती है। तो आशा करता हूँ इस 1 शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मैंने बता दिया, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 50 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर, इसी वीडियो से देखना कितना सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके जो 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिंक्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर जाके देखें, विज्ञान के साथ साथ मैंने गणित भी पूरी पढ़ा रखी है। अपना ख्याल रखें बच्चों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।